हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वह क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या क्या हम उससे आउटपुट मिलेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वन से ज्यादा अगर डाइपोल से टू डाइपोल्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो। यहां पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स, टॉर्क एक्सेट्रा सारी चीजें हैं। तो अगर यहां पे हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया अपने पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कि ये जो फील्ड है ये क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकंड कंडीशन है इस डाइपोल को हम रखें कहां पे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो कंडीशन पे रखते हैं डाइपोल को, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है थोड़ा देखिए आप। डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, हमें वो डिस्कस करना है। देखिए रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको भी पता है, जो एरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एरो होता है वो क्या बताता है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। और टू लाइंस के बीच का जो गैप होता है, दो लाइंस है आपके पास, इनके बीच का जो गैप होता है ये गैप आपको बताता है मैग्नीट्यूड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख सकते हो जब रिप्रेजेंट किया हमने लास्ट लेक्चर या सेकंड लास्ट लेक्चर होगा जिसमें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताया, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आप उस लेक्चर को देख सकते हो, मैंने उसे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशन है यहां पे, ठीक है, बनाने में थोड़ी बहुत हमसे ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये जो अपने पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। कैसे, टू लाइंस के बीच का गैप भी क्या है, सेम। टू लाइंस के बीच का गैप सेम है। एरो की डायरेक्शन देखिए लेफ्ट टू राइट, जितने भी एरो हैं सबकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट सेम। तो डायरेक्शन हमें यहां दिख गया, इनके बीच का गैप दिख गया, गैप क्या है, सेम है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किस चीज की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस की। अगर मान लीजिए गैप कम ज्यादा होता, डायरेक्शन यही होता, तो क्या होता, डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। और एक और मैंने आपको बताया था कि अगर यही कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हम लोग इसको, तो देखिए यहां गैप तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। गैप सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि इसमें मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक और केस बताया था मैंने, कुछ ऐसे हो,
मीन्स ना तो एरो का पता ठिकाना है, ना इनके गैप का पता ठिकाना है, मतलब ये ओवरऑल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ठीक है, खैर आएंगे हम लोग यहाँ पे, और आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाले लेक्चर में कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस पर आते हैं। अब डाइपोल को हमने क्या किया कि ये डाइपोल है, डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का स्मॉल p क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां पे ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का जो सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच का, वो कितना है 2a। जो भी डिस्टेंस लेते हैं कहां से लेते हैं, सेंटर से, a एंड a, इसीलिए 2a होता है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी फॉर्मूला यूज करना इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है ना, अब जैसा कि हम जानते हैं अगर प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस प्लस चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर माइनस चार्ज है तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये तो पता ही है आप लोग। तो ये जो प्लस चार्ज है इस पर हमने फोर्स लगाया, प्लस है तो इस पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और ये क्या होगा Q इंटू ई। और ये जो माइनस है इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी हो जाएगा Q इंटू ई। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़े क्लियरली आप देख सकते हो यहां पे कुछ उसमें वो नहीं है कि जितना फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, राइट टू लेफ्ट, है ना, लेफ्ट टू राइट क्यूई, राइट टू लेफ्ट क्यूई, फोर्स इक्वल है क्यूई एंड क्यूई, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर नेट फोर्स क्या है, 0। ठीक है, दोनों इक्वल और अपोजिट है यहां पे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डाइपोल को रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को आपने प्लेस किया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, सॉरी नेट फोर्स जो होगा ये हमेशा 0 होगा। भाई डाइपोल अगर बनेगा तो Q और Q तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट फोर्स क्या होगा, 0। लेकिन नेट टॉर्क ये एक्सपीरियंस कर सकता है, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये एक फॉर्मूले के बाद हम बात करेंगे। नेट टॉर्क ये 0 हो भी सकता है और ये 0 नहीं भी हो सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि व्हेन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल ऑलवेज 0, बट डाइपोल में बी एक्सपीरियंस अ टॉर्क। उस कंडीशन में डाइपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है। सकता है वर्ड क्यों हमने कहा, क्योंकि दो ओरिएंटेशन होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, 0 डिग्री डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और 180 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 या पाई रेडियन, जहां पर डाइपोल टॉर्क भी एक्सपीरियंस नहीं करता। अब नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0, तो इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन मिलेगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहां पे देखिए ये कंडीशन अपनी बनी, यानी कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा तो नेट फोर्स होगा 0 और टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है। अब आप कहोगे यार नेट फोर्स 0 होगा तो टॉर्क कहां से करेगा, तो देखिए नेट फोर्स 0 होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि नेट टॉर्क भी 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये जैसे रॉड है अपने पास, एक मिनट, ये हमने ले लिया रॉड, ठीक है, ये मार्कर है अपने पास, रुक जा भाई, ये हो गया, ये मान लीजिए ब्लू मार्कर प्लस और ये ब्लैक मार्कर माइनस।
और ये जो अपने पास है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस और ये हो गया माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। तो प्लस पे जो फोर्स लगा हमने मान लिया Q है और ये भी Q है, तो इस पर जो फोर्स लगा वो क्या होगा QE, और इस पर भी जो फोर्स लगा वो क्या हो गया QE। अब आप एक बात बताइए, अगर ये मान लीजिए कि डाइपोल है इतना बड़ा, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया जीरो, जितना लेफ्ट टू राइट उतना ही राइट टू लेफ्ट। ये तो हमें दिख गया कि नेट फोर्स जीरो हो रहा है। अब आप बताइए कि नेट टॉर्क जीरो होगा, ये प्लस का हो गया, समझना इस चीज को, ये माइनस का हो गया। प्लस वाला इसको इधर खींच रहा है, माइनस वाला इधर, अब रोटेट करा देगा कि नहीं, इधर खींचो दो तरफ, इसको इधर मार करो, छोड़ दो आप ऐसे। यहां पर देखो इस प्लस वाले ने इसको इधर खींचा तो इससे इधर खींचना शुरू करो, माइनस वाला इधर खींचा तो इधर खींचना शुरू किया। तो नेट फोर्स जीरो होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि नेट टॉर्क भी क्या होगा जीरो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा, वो कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डाइपोल एक नेट टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार करेगा, ज्यादातर केस में करता है। दो कंडीशन छोड़ दी जाए तो वो दो कंडीशन कौन सी होगी और क्या होगा, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करें। तो डायग्राम यही रहेगा अपने पास, डायग्राम को चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायग्राम यही रहेगा। अब हम बात करेंगे, इसमें एक चीज चेंज करेंगे, हेडिंग, और हेडिंग अपना होगा टॉर्क ऑन डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इतना क्या साफ करें फिर दोबारा लिखें, ठीक है। हम लोग तो इंडियंस हैं तो जुगाड़ से भी काम तो चलाना ही पड़ता है ना, ठीक है। ये बिल्कुल डायग्राम सेम है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, हम क्या करेंगे इसमें कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे प्लेस कर देंगे और फिर चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कितने एंगल पे, थीटा, और यहां से ये हो गया, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये दोनों हो गए। उस नाम लिख देते हैं इसका ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AC अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 2A। तो यहां से अपने पास आ गया AC इक्वल टू 2A साइन थीटा, ये अपना हो गया काम। यानी ये जो लेंथ अपने पास आ गई यहां से यहां तक, ये आ गया 2A साइन थीटा, कितना आ गया। अब अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क जो होता है ये होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर दें, टॉर्क इक्वल टू फोर्स के प्लेस पर रखते हैं QE, जो अपना फोर्स है वो रख दें QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रख दें
2a साइन थीटा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, q इंटू 2a, ये हो जाएगा 2qa इंटू ई साइन थीटा, या फिर टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये हो गया अपने पास। अब एक चीज और, रीजन P इक्वल टू 2qa कई बार कर चुके हैं, ठीक है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टॉर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। ये अपने पास चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टॉर्क के लिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को हमने प्लेस किया तो डाइपोल पे नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है, और ये टॉर्क कितना हो गया, पीई साइन थीटा, ये हो गया। इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग भी चाहो तो फोटो ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब इसको लेकर थोड़ा सा हम यहां पे इसको लेकर एंगल को ले लें, 0, 90 एंड 180, 3 केसेस लेंगे, और फिर इसके बाद से थोड़ा सा इस पर भी एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस अगर हम लेंगे कि डाइपोल को हमने प्लेस किया, कहां पे प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री पे। 0 डिग्री, या जैसा कि आपको पता है पैरेलल, 0 डिग्री भी बोलते हैं इसको, और भाई 2 लाइंस के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो पैरेलल भी बोलते हैं। 180 डिग्री एंटी पैरेलल, एंड परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। तो ये 3 केसेज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग यहां पे कर लें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है अपने पास, फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कर रहे हैं। तो ये है अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां पे रखा, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप देख सकते हो, P की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, लेफ्ट टू राइट। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि थीटा क्या हो गया अपने पास, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की थीटा 0 डिग्री हो गया। तो जो अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, तो P और E कुछ भी हो बहुत फर्क नहीं पड़ता, यहां पे आ गया साइन 0, और साइन 0 0 होता है, मींस ये हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो, P कुछ भी हो, टॉर्क क्या आ गया, 0। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो उस केस में टॉर्क भी 0 होगा। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस हम ले रहे हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या क्या बोलते हैं π/2, ठीक है। इसकी कंडीशन को भी देख लें, 90 डिग्री और π/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस बार डाइपोल को हमने ऐसे रखा, ये हो गया P। अब आप समझ सकते हो ये एंगल क्या है, 90। तो अगर हम यहां पे बात करें तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन 90, यानी क्या हो जाएगा, पीई। तो टॉर्क आ गया अपना, आ गया पीई। और ये जो टॉर्क होता है ये मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा हम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते।
मैक्सिमम टॉर्क जो है वो किसके इक्वल है, पीई के। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। 90 डिग्री पर क्या कंडीशन होगी, और इसके बाद देखिए थर्ड, थर्ड है कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में देखिए काफी कुछ चीजें क्लियर हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस बार हमने डाइपोल को 180 डिग्री पे रखा यहां पे, और ये हो गया P। आप समझ सकते हो, एंटी पैरेलल जो हमने बोला था 180 डिग्री या पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, डाइपोल मोमेंट की राइट टू लेफ्ट, तो थीटा हो गया 180। अगर हम फिर जाएं फॉर्मूले पर वापस, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा या फिर पीई साइन 180, और ये फिर हमें मिला ये फिर हमें मिला 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि नेट फोर्स इस पर क्या होगा, ऑलवेज जीरो, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो, बट डाइपोल में बी एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अगर ये दो कंडीशन नहीं होते, फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला, तो हम बोल देते डाइपोल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ टॉर्क। लेकिन ये दो कंडीशन ने कह दिया कि नहीं भाई, हमें कंसीडर करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा कि टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि अगर हम रहेंगे तो फिर टॉर्क को एक्सपीरियंस तो नहीं होने देंगे। ठीक है, इसने ये कहा कि हम तो नहीं होने देंगे, और इसने दिखाया भी, देखो 0 डिग्री पे कुछ नहीं, 180 पे कुछ नहीं, यानी यहां पे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करने ही नहीं देंगे लोग। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं, अब बातें आती हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या आता है, कंडीशन कैसे आता है 0 डिग्री 180 पर, यहां पे हम अभी आएंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसकी भी बात कर ले रहे हैं, पहले कर ही लेते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखिए यहां पे दो होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। भाई देखो, केवल नेट फोर्स जीरो होने से, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कूलम्स में, जब पॉइंट सिस्टम हो तो नेट फोर्स जीरो से अपना काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरी के पूरा सिस्टम हो बॉडी टाइप की या लीनियर सिस्टम है, तो यहां पे नेट फोर्स जीरो होने से काम नहीं चलता, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फैन है, फैन को आपने लटका दिया छत से, जितना फोर्स mg नीचे उतना ही क्या लग रहा है ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स तो जीरो है, mg जितना नीचे उतना ही फोर्स ऊपर। लेकिन लेकिन अगर लाइट आ रही है, फैन चल रहा है, तब भी यही स्थिति है। अगर लाइट आ रही है और फैन चल रहा है तब भी यही स्थिति है, सेम कंडीशन है, नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, इसीलिए फैन चल रहा है। इक्विलिब्रियम नहीं होगा, फैन रुका हुआ हो। दो कंडीशन है, स्विच को ऑन कर दिया फिर भी ब्लेड पकड़ लिया, चलते में नहीं, स्टार्टिंग में पकड़ लो तो ठीक है, बाद में नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, इक्विलिब्रियम में है। स्विच को ऑन किया, लाइट आ रही है, फैन चल रहा है, नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, इसलिए फैन घूम रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, अब देखिए डाइपोल के साथ इक्विलिब्रियम भी दो टाइप्स के होते हैं, स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। ये टू टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करा दें। जैसे
कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यही पर है, थीटा 0 है। अगर थीटा यहाँ पे 0 है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है ये तो 0 है ही, यहाँ पे नेट टॉर्क भी क्या है, 0, नेट टॉर्क भी 0 है। इसी तरह थीटा यहाँ पे 180 है, यहां पर भी नेट फोर्स तो 0 है, साथ ही साथ नेट टॉर्क 0 है, केवल ये दो कंडीशन में। यानी इन दोनों कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, मिलना है। बाकी अदरवाइज कहीं नेट टॉर्क 0 नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन इन टू कंडीशंस में इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब उन्हें चेक करना होगा कि इसमें 0 डिग्री वाला स्टेबल होगा या अनस्टेबल, या 180 डिग्री वाला स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो एक चीज क्लियर बता दें आपको कि कभी भी आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा, पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। आपको तो उसको हल्का सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा। जब आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल, दो फ्रेंड हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक रूम में है। आपने कहा यार इनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल स्टेबल है। दूसरे ने कहा नहीं है। अब सही कौन है? क्योंकि देखिए सारी चीजें तो आपको दिख रही हैं, लेकिन स्टेबिलिटी तो तब दिखेगी कि जब कोई प्रॉब्लम्स आ जाए और उनकी फ्रेंडशिप डिस्टर्ब होने के बाद भी वापस रिलेशन वैसे ही मेंटेन हो जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई स्टेबिलिटी है। और थोड़ी सी दिक्कत अब यार तू कौन सा हम कौन सा, क्या करना चाहो भागो, हमें नहीं मत ऐसी दोस्ती रखनी, तो भैया काहे की स्टेबिलिटी, बात आई समझ में? तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए डिस्टरबेंस का होना जरूरी है। जैसे आप कहते हो ना कि यार हम पढ़ाई तो चालू करते हैं लेकिन थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। देखो डिस्टर्ब होने के बाद ही आप देख सकते हो अपने आप को कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। डिस्टर्बेंस तो होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लो, फिर वहीं पर बात आती है सारी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स भी यही कहती है, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा ये आप ऐसे बता ही नहीं सकते बिना डिस्टर्ब किए। ठीक है, तो चलिए इनको डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इनको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। मैंने आपसे बताया कि किस केस में स्टेबल होंगे और किस केस में अनस्टेबल होंगे। क्लियर है ना बेटा? तो वही कंडीशन एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, नेट फोर्स डाइपोल पे 0 है और नेट टॉर्क 0 है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, सॉरी इक्विलिब्रियम होगा। नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0 है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेगा। लेकिन मैं वही चीज क्लियर कर दूं आपको कि इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, ये कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं बताएगा। हालांकि कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें हम एनर्जी बेस पर बताते हैं, लेकिन जनरली देख के आप केवल इन दो चीजों से नहीं बता सकते। उसके लिए आपको सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा, फिर बताते हैं। ऐसे कई लोगों की शादी होती है ना, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की शादी होती है तो खूब डिस्टरबेंस होता है, लेकिन रिलेशन नहीं टूटते। स्टेबिलिटी, डिस्टरबेंस के बाद भी रिलेशन मेंटेन हो जाए वापस, स्टेबिलिटी। और आपने देखा होगा सेलिब्रिटी लोगों में, सबकी तो बात नहीं है, लेकिन काफी लोगों की शादी हुई 1 साल के बाद अलग हो गया, अरे छोड़ो यार हमें नहीं रहना, बहुत गंदा आदमी था, बहुत गंदी औरत, जो कुछ भी आप बोलते हो, ठीक है ना, अरे मेरा इसके साथ जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा नहीं है, डिस्टरबेंस तो हुआ होगा ना, लेकिन डिस्टरबेंस के बाद वापस अपनी उस पोजीशन में नहीं जा पाए क्योंकि रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए डिस्टरबेंस मैंने कहा जरूरी है। स्टेबिलिटी तभी आप चेक कर पाओगे
जब डिस्टरबेंस होगा। बिना डिस्टरबेंस के, क्योंकि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही रहेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो देखिए यहां हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे प्लेस कर दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया, और यहां पे थीटा क्या है अपना 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होगा QE और ये होगा QE, जो फोर्स होगा यहां पे, है ना। अच्छा, टॉर्क जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूले को ही देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो आप जरूरी है ही नहीं कि आप फॉर्मूले को देखो। क्या होगा फॉर्मूला देख के भाई, एक और कंडीशन होती है कि कोई भी बॉडी रोटेट करेगी, इसके लिए ये कंपलसरी होता है कि जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे ना लगे, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है, रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कपल के केस में क्या होता है, अगर एक कपल लग रहे हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी, तो इनके लिए रोटेशन तभी पॉसिबल है कि जब दोनों फोर्सेज इक्वल अपोजिट है, एक ही स्ट्रेट लाइन में ना लगे। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में लगेंगे तो रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला छोड़ दो, यहां देखो, तो यहां पे तो यार दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। डाइपोल का जो सेंटर ऑफ मास है ये है, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास हो रहा है। और अगर कपल के बेस पर सोचें तो देखो दोनों फोर्सेज क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो फिर किस बात का, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। तो जैसा कि आदत होती है ह्यूमन नेचर की, और ईश्वर भी कई बार यही करते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा सा ऐसे, क्यू क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं, इस पर फोर्स लगा QE और इस पर फोर्स लगा QE। अब आप देखिए, इसको इधर पुल करेगा और फिर वापस यहीं पे ला देगा। आपने हल्का सा डिस्टर्ब किया, इसको इधर खींचिए, इसको इधर खींचिए, वापस इसी पोजीशन पे ला देगा। तो इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, स्टेबल। तो जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन में या 0 डिग्री पे रखते हैं तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम मिलता है वो क्या मिलता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसी डाइपोल को, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सॉरी पहले 180 पर हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बार थीटा जो है ये 180 डिग्री और पाई रेडियन है, हमने ऐसे रखा। तो जब इस डाइपोल को हमने ऐसे रखा, कुछ ये कंडीशन बनी, तो ये होगा QE और ये माइनस है तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में QE, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर हमने कहा यहां भी आपको टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो, PE sin 180, PE sin 180 और वहां से हो जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि हम उसकी बात करेंगे, यहां पर भी देख सकते हैं ये दोनों जो कपल हैं वो एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं। तो अगर सेम लाइन पे टू फोर्सेज एक्ट करें, सेम लाइन पे टू फोर्सेज एक्ट करें
तो उस केस में क्या होता है, नेट फोर्स 0 तो होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन चलो हमें तो चेक करना है। अब हमने इनको क्या किया, डिस्टरबेंस कर के रख दिया, डिस्टरबेंस पोजीशन पे, या एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया। अब आप देखिए, ये हो जाएगा QE और ये हो जाएगा QE। अब ये जो है इसको इस तरफ खींच के लेकर जाएगा, ये इसको इस तरफ खींच के लेके जाएगा, डिस्टर्ब किया, और ये पूरे का पूरा सिस्टम घूम जाएगा। अब घूम के इस पोजीशन में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या ये इस पोजीशन पर वापस आया? नो, नहीं आया। मतलब इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल। यानी कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा 180 डिग्री और पाई रेडियन पे, तो इससे जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहां पर हमें मिलता है। ठीक है। अब एक चीज और आती है कि जैसे डाइपोल को हमने हल्का सा छोड़ दिया, फिर डाइपोल वापस इस पोजीशन पे आ गया, तो यार आएगा तो वहीं तो रुक नहीं जाएगा। जैसे इसको अगर हमने हल्का सा ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो ये आएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो क्या ये पॉसिबल है यहां पर? तो देखते हैं, थोड़ा सा उसकी भी बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए, हम बात करेंगे ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम थोड़ा सा यहां पे देख लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, डाइपोल को रख दिया हमने, और इस डाइपोल को अगर स्लाइटली हमने डिस्टर्ब किया तो डाइपोल ये चाहता है कि वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। और देखो, कोई भी बॉडी अगर ये चाहती है कि वापस हम अपनी पोजीशन पे आ जाए, कोई भी बॉडी ये चाहती है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो इसके लिए वो करती है रिस्टोरिंग फोर्स, या अगर रोटेशन का केस है तो रिस्टोरिंग टॉर्क, ये लगाती है। नेचर होता है, आदमी जिस पोजीशन पे है उस वहीं रहना चाहता है, चाहता नहीं कि फालतू का ज्यादा डिस्टरबेंस हो। हाँ, जो चाह देते हैं और मन से कर लेते हैं उनकी पोजीशन अलग होती है। ठीक है, खैर ये बातें आगे हैं। यहां देखिए, डाइपोल को हमने ऐसे रखा, तो डाइपोल को इस यहां पे फोर्स कौन सा लगा, QE, और यहां पे भी फोर्स लग गया QE। अब डाइपोल को हमने स्लाइटली यहां से डिस्टर्ब किया, तो QE फोर्स यहां पर भी है और QE फोर्स यहां पर भी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये जो एंगल है क्या है, थीटा। तो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, PE साइन थीटा। माइनस यूज कर सकते हैं
ऑसिलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि डाइपोल का नेचर होगा कि वापस ये इस पोजीशन में पहुंच जाए। कहां पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यही होती है कि अगर हम किसी भी बॉडी को या पॉइंट सिस्टम को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दें तो कोशिश करती है बॉडी कि वापस हम वहीं पर पहुंच जाएं, सेम पोजीशन को रीगेन कर लें। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब सवाल ये है कि अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? इसका अपोज, क्योंकि भाई वो तो चाह रही है ना वहां पहुंचे, तो इसके लिए क्या लगाती है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो डाइपोल का जो मोशन होगा वो क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब इसके बाद एक स्टेप आगे हम बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ के हम ये पूछते हैं कि क्या ऑसिलेटरी मोशन होगा या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पॉसिबल है? क्योंकि देखिए, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं ये सब के सब ऑसिलेटरी होते हैं, लेकिन जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो सब के सब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते। तो पहले तो उनका ऑसिलेशन चेक करो, जो कि ऑलरेडी यहां पर है कि हम बार बार इसी को बता रहे हैं कि जब भी इसको डिस्टर्ब करेंगे बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है। जब भी अपने पोजीशन को इसको डिस्टर्ब करेंगे बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन करेगी। तो रीगेन करेगी तो कौन सा मोशन हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन पॉसिबल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशन होती है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहली कंडीशन ये है, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन होती है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट ऑफ किसके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। ये दो कंडीशन होती है, आपको जिस कंडीशन से करना हो उससे कर सकते हो। ये दोनों कंडीशन है अपने पास। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम देखते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या है? पी ई साइन थीटा। और ये तो आपको पता ही है कि अगर कंडीशन क्या हो कि इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। एंड कॉस थीटा क्या होता है? 1 अप्रॉक्स। ये होता है। और ये काफी कुछ चीजें आप ग्राफ से देख कर समझ सकते हो, मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अभी टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसी पर आते हैं। अब अगर हम यहां पे आए तो ये मान लें कि इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ये आएगा अपने पास। तो जो टॉर्क होगा ये हो जाएगा माइनस पीई थीटा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप जानते ही हो कि जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? आई अल्फा के। ठीक है, टॉर्क जो होता है वो होता है आई अल्फा के इक्वल। तो अगर हम यहां से यूज करें तो आई अल्फा, जहां पे टॉर्क है वहां पे क्या होगा? आई अल्फा माइनस पीई थीटा। तो यहां पे अल्फा क्या होगा? माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा, या फिर अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यानी ये क्या हो गया? जो इसका मोशन होगा वो क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कहा जाए कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हमने और उसको डिस्प्लेस कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा उसमें प्रोड्यूस किया, तो उसका मोशन एसएचएम होगा? तो आंसर होगा जरूरी नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, आप चाहे उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो या ज्यादा डिस्प्लेस करो, ऑसिलेटरी मोशन होगा, श्योर होगा। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा,
सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसके लिए जरूरी है ये कंडीशन, थीटा शुड बी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो ये पॉसिबल है। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये होता है। तो यहां से क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन पीई थीटा अपॉन आई। इसकी वैल्यू माइनस नहीं प्लेस करेंगे, माइनस इंडिकेट कर रहा है अपोजिंग नेचर, और साथ ही साथ रूट के अंदर तो माइनस होता नहीं है, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, और जो अपने पास आ गया डाइपोल का, ये आ गया 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, ये अपने पास इतना आ गया। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर बात आती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, और थोड़ा सा मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूं, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो उस पर मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूं। इस लेक्चर को भी अपलोड करने में टाइम लग गया, और जैसा कि मैं बताता हूं टाइम लग जाता है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 और नीट और उसके बाद जेई इतने अपलोड करने होते हैं, और सब कुछ हम ही को करना है। ठीक है, उतना कैपेबल नहीं है जैसे कि अपने पास टेक्नीशियन और सब कुछ रख लिया। ठीक है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका अगला लेक्चर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इन सब चीजों को करते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स जो आ जाते हैं इसमें अच्छे वाले, वो हम लोग डिस्कस कर लें प्रोजेक्टर के हेल्प से यहाँ पे। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद है जल्दी सारी चीजें हो जाएंगी। तो अगर, लेकिन अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, और बेल आइकन यूज कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है शेयर भी कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए एक बार, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। ठीक है, थैंक यू।